चलो, आप पिछली क्लास क्या किए थे? लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? जनजातियां। और आपने जनजातियों में किया है थारू जनजाति। चलो, अब थारू जनजाति की बात। चलो, पहली जनजाति हमारे राज्य के अंदर, उसका नाम थारू था। अब थारू के बाद दूसरी कम्युनिटी कौन सी आप कर रहे थे? अच्छा, भूटिया। पिछली बार तुमने भूटिया जनजाति के बारे में कुछ बेसिक बातें जान ली थी। हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड में जो ग्रेट हिमालयन रीजन है, महान हिमालयी जो क्षेत्र है, उस महान हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के समूह को पहली बार ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने इनको नाम दिया था भूटिया। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाऊं। सबसे पहले देखो, जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में यहाँ पर इस जगह पर दो गांव हुआ करते थे। एक गांव का नाम था नेलंग और एक गांव का नाम था जादूंग। तो ये जो नेलंग और जादूंग नाम के गांव थे उत्तरकाशी जिले में, इन दोनों गांव के अंदर पहले भूटिया कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। 1962 में जब चाइना ने अटैक किया भारत पर, तो चीन आक्रमण के बाद नेलांग और जादूंग, क्योंकि सेंसिटिव गांव थे ना, बिल्कुल बॉर्डर वाले गांव थे, तो ये डिसाइड हुआ कि यहाँ के जितने भी भूटियाज हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू कर लो। तो यहाँ रहने वाले जितने भी भूटिया समुदाय के लोग थे उनको यहाँ से हटा के और इधर बागोरी, या फिर आप याद रखना हरसिल, हरसिल एक जगह है ना उत्तरकाशी में, तो वहां उनको शिफ्ट कर दिया। तो अभी जो उत्तरकाशी के भूटिया लोग हैं वो हरसिल वैली में रहते हैं, परंतु मूल स्थान जो है उनका वो नेलंग और जादूंग नाम का गांव था। तो सबसे पहले जिनको हम भूटिया कह रहे हैं, जो हम भूटिया कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका एक क्षेत्र जो है वो उत्तरकाशी था। और उत्तरकाशी में पहले नेलांग और जादूंग गांव में रहते थे, अब वो हरसिल वैली चले गए। तो अब देखो, जिस समय ये भूटिया जनजाति के लोग नेलांग और जादूंग इन गांवों में रहते थे, तो नेलांग और जादूंग के क्षेत्र में एक नदी फ्लो करती है, उसका नाम है जाड़ गंगा। तो जाड़ गंगा नदी घाटी में निवास करने के कारण उत्तरकाशी जिले के जितने भी भूटियास होते थे उनको नाम देते थे जाड़। जाड़ भूटियाओं की एक प्रजाति है जो कहां पर निवास करती है? उत्तरकाशी। उनका मूल स्थान नेलांग और जादूंग गांव है, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गए, तो अभी वो हरसिल वैली में चले गए, है ना। तो उत्तरकाशी में भूटियाओं की एक कम्युनिटी रहती है जिसे जाड़ कहते हैं। फिर हम आते हैं चमोली जिले में, बिल्कुल ग्रेट हिमालय में। जो भूटिया जनजाति है ना, भूटिया जनजाति है ही ग्रेट हिमालय की जनजाति, वो ग्रेट हिमालय में ही रहना पसंद करते हैं। तो उत्तरकाशी के जो भूटिया होते हैं उनको हम जाड़ कहते हैं। उसके बाद चलते हैं चमोली जिले के अंदर। तो चमोली जिले में देखो दो क्षेत्र है, एक यहाँ का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं माणा घाटी। माणा, अलकनंदा नदी जहां पर है ना, तो माणा घाटी में जितने भी भूटिया रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मारछा। ये भूटियाओं की एक और कम्युनिटी है। और मारछा कहां पर निवास करते हैं? चमोली में। चमोली में कहा? तो माणा घाटी में, जो माणा दर्रा है या अलकनंदा नदी घाटी में। फिर देखो, आपने पढ़ा था कि अलकनंदा की एक सहायक नदी है, उसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा। तो वो जो पश्चिमी धौली गंगा है ना, वो नीति घाटी, यहां पर ये जो नीति दर्रा है या फिर जो धौली गंगा नदी है, इस धौली गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहां पर जो भूटिया रहते हैं उनको तोलछा कहते हैं। तोलछा, जैसे गौरा देवी का गांव वगैरह आप देख रहे थे, वो धौली गंगा नदी की घाटी में था। तो चमोली में भूटियाओं की दो प्रजाति रहती है। अलकनंदा नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले भूटियाओं को कहते हैं मारछा, और धौली गंगा नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले भूटिया को कहते हैं तोलछा। तो मारछा और तोलछा, ये दो कम्युनिटी भूटियाओं की वो है जो चमोली में निवास करती है। जाड़ जो है वो कहां पर निवास करते हैं? उत्तरकाशी में। फिर तीसरा जिला जहां पर ग्रेट हिमालय है वो पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में आप ऑलरेडी नदी पढ़ चुके हो, दारमा नदी। तो देखो, यहाँ पिथौरागढ़ में क्या है ना, एक नदी है दारमा, ठीक है। आपने एक नदी पढ़ी थी कुटियांगिटी, तो कुटियांगिटी नदी जहां फ्लो करती है, कुटियांगिटी नदी की घाटी को हम कहते हैं व्यास घाटी, व्यास घाटी या व्यास घाटी। तो जो पिथौरागढ़ की दारमा नदी की घाटी है और कुटियांगिटी नदी की जो घाटी है, वहां पर भूटियाओं की जो कम्युनिटी निवास करती है उसे सौका कहते हैं। और सौकाओं का प्राचीन नाम रंग भी है, रंग। रंग, सौका भूटियाओं की एक प्रजाति है जो पिथौरागढ़ में दारमा घाटी या फिर व्यास घाटी में निवास करती है। और जो सौका कम्युनिटी के भूटिया है उनका एक पुराना नाम क्या भी है? रंग। ये ओरिजिनल नाम कह रहे हैं हम, भूटिया कोई होता ही नहीं है। भूटिया मतलब क्या? वो तो अंग्रेज जब आए ना, उसकी कहानी भी अभी पढ़ना। भूटिया कुछ नहीं होता है, तो जाड़ कोई कम्युनिटी है, मारछा या तोलछा या फिर दारमा और व्यास घाटी में निवास करने वाले जो भूटियाज होते थे उनको क्या कहते थे? सौका कहते थे, सौका या फिर रंग कहते थे। फिर पिथौरागढ़ में ही जौहार घाटी है, और जौहार घाटी में जो भूटिया निवास करते हैं उनको क्या कहते हैं? जौहारी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर हम उत्तराखंड के
ग्रेट हिमालयन रीजन को देखें, महान हिमालयी क्षेत्र को देखें, तो उत्तराखंड के महान हिमालयी क्षेत्रों में हमको 5 ऐसी कम्युनिटीज मिलती है जो वहां पर निवास करती है। सबसे पहले कौन? जाड़, 2 पे मारछा, 3 पे तोलछा, 4 पे सौका और 5 पे जोहर। तो ये 5 ऐसी कम्युनिटीज है उत्तराखंड की जो ग्रेट हिमालयन रीजन में रहती है, ग्रेट हिमालयी क्षेत्र में निवास करती है। ब्रिटिश काल में ट्रेल एक कमिश्नर हुआ, आपने नाम सुना? ट्रेल एक कुमाऊं का कमिश्नर था। वो ट्रेल नाम का कमिश्नर जब हमारे राज्य में आया तो ट्रेल ने जब उत्तराखंड में लोगों को काउंट करना स्टार्ट किया कि किस कम्युनिटी में कितने लोग रहते हैं, तो ट्रेल वो पहला कमिश्नर था जिसने इन 5 को सम्मिलित रूप से भोटिया नाम दे दिया। उसने कहा कि मैं अलग अलग नहीं काउंट करूंगा, मारछा तोलछा उसके लिए बड़ा टफ हो रहा था। तो ग्रेट हिमालयन रीजन में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सब के सब को उसने ऐसा नाम दे दिया कि सब के सब जो लोग हैं वो भोटिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक स्पेसिफिक हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होगा भोटिया जनजाति को पढ़ने का। जरूरी नहीं है कि जो रिवाज जाड़ में प्रचलित है वही सौका में भी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मारछाओं के द्वारा बोले जाने वाली बोली को जाड़ समझ पाए। वास्तव में ये 5 अलग अलग कम्युनिटीज हैं। तिब्बत के नजदीक होने के कारण ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें भोटिया नाम दे दिया गया और तब से हम कंबाइंडली इस पूरी कम्युनिटी को किस नाम से जानते हैं? भोटिया। तो हमें यहीं पर निवास करने वाली इन कम्युनिटीज के बारे में इस लेक्चर में पढ़ना है और इनको सम्मिलित रूप से जनजाति का दर्जा प्राप्त है 1967 से और इसी को भोटिया जनजाति कह दिया जाता है। ठीक, तो अब डालो आप टॉपिक भोटिया जनजाति। ठीक है, चलो सबसे पहले आओ भोटिया जनजाति। पहला टॉपिक आप डालना भोटिया जनजाति। एक छोटा सा पॉइंट इस पर लिखो भोटिया जनजाति पर। सबसे पहले भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति सबसे पहला पॉइंट इस पर लिखना महान हिमालय। देखो क्या क्या नाम इसके लिए प्रचलित किए गए। भोटिया जनजाति के लिए कौन कौन से नाम है जो प्रचलित है। जिस जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं इसका नाम है भोटिया जनजाति। पहले बताओ कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर भोटिया जनजाति निवास करती है? कहां पर रहती है सर? ग्रेट हिमालय में। ग्रेट हिमालय मतलब चमोली में, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से चलो, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भोटिया जनजाति का निवास स्थान है, जहां भोटिया जनजाति निवास करती है। अब देखो उत्तरकाशी में भोटियाओं की जो प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहते हैं? जाड़। जाड़ जनजाति के जो लोग हैं वो कहां पर निवास करते थे? नेलांग और जादूंग। नेलांग और जादूंग नाम के गांव थे और इन गांवों में इनका मूल स्थान हुआ करता था। ठीक है, नेलांग जो जगह है ना उत्तरकाशी में, इसको पता है आपको क्या बोलते हैं? इसको उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट बिल्कुल वैसे ही है, ड्राई। उस क्षेत्र में अगर आप जाओगे नेलांग में तो नेलांग वैली में बिल्कुल बारिश नहीं मिलती, पूरा ड्राई मौसम रहता है। वहां पर ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती है जैसे लद्दाख है। बिल्कुल सबसे कम बारिश वाला स्थान भारत में कहां है? लेह, लद्दाख। वैसे ही उत्तराखंड में सबसे कम बारिश वाला स्थान नेलांग है, तो उसको उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। तो ये उनका मूल स्थान था। जाड़ जनजाति के जो लोग थे वो मुख्यतया कहां पर रहते थे? तो नेलांग और जादूंग गांव में रहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब भारत पर आक्रमण किया किसने? चाइना ने। तो 1962 में चीन आक्रमण के कारण जो उत्तरकाशी के जाड़ जनजाति के लोग थे उन्हें हर्सिल घाटी में, हर्सिल वैली में शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर बागोरी नाम का एक गांव है जो बेसिकली जाड़ जनजाति के लोगों का गांव है। पर मूल स्थान कहां था? नेलांग और जादूंग। तो पहले इस तरफ को रहते थे, अभी उधर साइड को चले गए। तो सबसे पहली कम्युनिटी हमारे स्टेट की पहली कम्युनिटी जो है भोटियाओं के अंतर्गत उत्तरकाशी में रहने वाले भोटियाओं को किस नाम से जाना जाता है? जाड़। जाड़ कहते हैं इनको। चमोली में भोटियाओं की 2 प्रजातियां रहती है। अभी मैंने कहा था वही बात मैं लिख रहा हूं। माणा घाटी में भोटियाओं की जो प्रजाति रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे सर मारछा कहते हैं। चमोली जिले के जो आपकी माणा घाटी है उस माणा घाटी में निवास करने वाले भोटियाओं को मारछा कहा जाता है। और जो नीति घाटी है, नीति घाटी मतलब कौन सी नदी घाटी? बोलो, धौली गंगा। तो जो धौली गंगा की नदी घाटी है, जो नीति घाटी है, वहां पर निवास करने वाले जो भोटिया होते हैं उनको कहते हैं तोलछा। मारछा और तोलछा। मारछा और तोलछा 2 प्रजातियां हैं भोटियाओं की जो चमोली जिले के अंदर निवास करती है। मारछा और तोलछाओं का निवास स्थान कहां पर है? कहां पर? चमोली। जाड़ कहां रहते हैं? उत्तरकाशी। मारछा तोलछा कहां रहते हैं? चमोली।
अब एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, याद रखना है इसको। देखो एक पॉइंट समझना। देखो मारछा और तोलछा को सम्मिलित रूप से अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सम्मिलित रूप से इन्हें रोंगपा कहा जाता है। रोंगपा। मारछा चमोली जिले के माणा घाटी में निवास करने वाले भूटिया है। तोलछा चमोली जिले में धौली गंगा रिवर वैली में निवास करने वाले भूटिया हैं। पर दोनों को सम्मिलित रूप से, दोनों को साथ में जोड़ दें, मारछा और तोलछा को हम साथ में जोड़ दें तो उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रोंगपा कहा जाता है। ठीक है, एक साथ कंबाइंडली उनको रोंगपा नाम देते हैं। फिर हम चलते हैं पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में जो दारमा और व्यास घाटी है, तो दारमा और व्यास घाटी में निवास करने वाले भूटियाओं को सौका कहा जाता है। सौका का एक अन्य नाम क्या भी है? रंग भी है। रंग, रंग जनजाति, पुराने जमाने में हम कहते थे रंग जाति या रंग जनजाति, सौका। इसके अलावा जो पिथौरागढ़ की जौहार घाटी है, पिथौरागढ़ की जौहार घाटी में निवास करने वाले भूटियाओं को जौहारी कहा जाता है। यह है जी हमारे राज्य के अंदर भूटियाओं की मोटी मोटी स्थिति। ये जो ग्राफ हमने तैयार किया, इस ग्राफ के आधार पर आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड में भूटियाओं की कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं। देखो, 1 जाड़, 2 मारछा, 3 तोलछा, चौथा जौहारी और 5वां सौका। उत्तराखंड में भूटिया जनजाति की 5 शाखाएं हैं कुल मिला के। ठीक है, 5 शाखाएं हैं उत्तराखंड में भूटिया जनजाति की। जाड़, मारछा, तोलछा, जौहारी, सौका। सभी के सभी का क्षेत्र अलग है। आप समझ रहे हैं? जाड़ जनजाति का कोई व्यक्ति होगा, उसका मारछा से कैसे कांटेक्ट हो सकता है? कहां मारछा? अलकनंदा घाटी। कहां जाड़ गंगा घाटी का जाड़ व्यक्ति, उसका संबंध उससे नहीं होगा। इनफैक्ट जो जाड़ जनजाति का व्यक्ति होगा ना, उसकी बोली, भाषा, कला और संस्कृति पर गढ़वाल का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो गढ़वाल रीजन में है। जो मारछा व्यक्ति होगा तो सबका कला संस्कृति एक जैसा नहीं होगा। अब देखो, जो मारछा है, चमोली जिले के अंदर निवास करने वाला जो भूटिया है मारछा, उसकी भाषा क्या हो जाएगी? मारछी। गढ़वाल वालों की भाषा क्या है? गढ़वाली। कुमाऊं वालों की भाषा के नाम नहीं होते ना, भाषा और बोली के नाम थोड़े ही होते हैं, जगह के नाम होते हैं, और जगह के नाम के आधार पर भाषा डिसाइड कर दी जाती। पंजाब की भाषा, गुजरात वालों की, और देहरादून वालों की देहरादूनी, हरिद्वार वालों की हरिद्वारी। तो भाषा के थोड़े नाम होते हैं। मारछा की बोली मारछी, तोलछा की बोली तोलछी, जौहारी की बोली जौहारी। जौहारी खुद में एक बोली। बस ये याद रखते हैं। सौका जनजाति के लोगों के द्वारा जिस बोली का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं रंगकस। ये भी रंग से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, पिथौरागढ़ के सौका जनजाति के लोग किस बोली का प्रयोग करते हैं? तो उनकी जो बोली है उसे रंगकस कहते हैं, रंगकस। ठीक है, और जाड़ का बताओ, पेपर में प्रश्न भी आते हैं। पिथौरागढ़ के उत्तरकाशी के जो जाड़ जनजाति के लोग हैं वो जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं बुसहर। बुसहर। उत्तरकाशी के जाड़ जनजाति के लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो इनकी बोली है बुसहर। जाड़ की बोली बुसहर है, और जो सौका है, पिथौरागढ़ का सौका, उसकी बोली रंगकस। बाकी तो आ और ई लगा दो, बोलियों के नाम निकल जाएंगे। मारछा की मारछी, तोलछा की तोलछी, जौहारी की जौहारी। तो पहला एक बेसिक इंट्रोडक्शन इनके बारे में सुनो। अब हम कोशिश करते हैं कि कंबाइंडली पढ़ पाए, एक साथ सारी जनजातियों को पढ़ पाए, मतलब पूरे भूटिया कम्युनिटी को पढ़ पाए। सबसे पहले पॉइंट पर चलो। पहला पॉइंट, हम किसी भी जनजाति के बारे में क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति, ओरिजिन, कहां से आए हैं, कौन है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के 2 आधार होते हैं। उत्पत्तियों का पहला आधार मानव वैज्ञानिकों का है। तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि मानव वैज्ञानिकों के अनुसार भूटिया किस परिवार से संबंध रखते हैं? मंगोल परिवार से। भूटियाओं का संबंध मानवों की किस शाखा से है? मंगोल शाखा से। ठीक है, तो मानव वैज्ञानिकों के अनुसार भूटिया जनजाति के लोग वे स्वयं को मंगोल परिवार की एक शाखा मानते हैं। स्थानीय परंपराओं में हम जाएं, रिचुअल्स के अनुसार देखें तो क्योंकि पांचों एक तो है नहीं, तो सब में अलग अलग प्रथा होगी। जरूरी नहीं है जो चीज जाड़ लोग फॉलो करते वही मारछा भी फॉलो करते हो, सबकी अलग अलग मान्यता है। पर पहली और सबसे कॉमन मान्यता जो सभी जनजातियों में है वो ये कि भूटिया जनजाति के लोग ये मानते हैं कि हम महान हिमालय की
भूटिया जनजाति के लोगों का मानना है कि हम महान हिमालय के आदि निवासी हैं, मतलब हम इसी क्षेत्र के सबसे प्राचीन निवासी हैं, कि जब कोई भी नहीं रहता था यहाँ पर तब हम थे यहाँ पर। तो भूटिया जनजाति के लोग स्वयं को महान हिमालय के आदि निवासी मानते हो, कहते हैं हम सबसे पुराने हैं। इस बात का उल्लेख हमें महाभारत से भी मिलता है। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि महाभारत के युद्ध में हिमालय की एक जनजाति ने प्रतिभाग किया था। हिमालय की जिस जनजाति ने महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग किया था उसे हिमालय में तंगण कहा गया है। भूटियाओं की मान्यता यह है कि जो महाभारत में तंगण तंगण शब्द आया है ना, वो हमारे लिए ही प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि महाभारत में भूटिया जनजाति के लिए तंगण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब महाभारत से इनका अस्तित्व है। महाभारत में भूटिया जनजाति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया? तंगण। तो एक कहते हैं, खुद कहते हैं भूटिया जनजाति के लोग कि हमारा संबंध महान हिमालय से ही है, हम महान हिमालय के ही आदि निवासी है, जब कोई भी नहीं था तब हम यहां पर थे। तो भूटिया जनजाति के लोगों को महान हिमालय का आदि निवासी माना जाता है। और महाभारत में ये उल्लेख मिलता है कि ये महाभारत में उल्लेखित तंगण जो जनजाति है वो भूटिया ही है। अगर ये बात सच है कि तंगण ही भूटिया है तो मैं एक बात लिख सकता हूं कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति भूटिया है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति, इस प्रश्न को ध्यान से करना है। देखो, अगर आपके पास पेपर में प्रश्न आता है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति, तो उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन जाति का नाम कोल होता है। बाद में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो कोल उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति है। पर वे जातियां जिनके पास आज जनजाति का दर्जा है, अगर हम जनजातियों में सबसे प्राचीन जनजाति को ढूंढें तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है? भूटिया को, क्योंकि महाभारत में तंगण शब्द इनके लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक बातें उत्पत्ति के संदर्भ में। एक पॉइंट आप नीचे से ऐड करो, उत्तरकाशी के जाड़ जनजाति के लोग स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं। राजा जनक के वंशज मानते हैं। सिर्फ कौन? जाड़ जनजाति के जो लोग हैं वे स्वयं को राजा जनक के वंशज मानते हैं। ठीक है, तो राजा जनक के वंशज मानते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो याद रखना है आपको, अपने दिमाग में याद रखना है। क्या होता है ना, ट्राइब्स हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाती है। दुनिया भर की जितनी भी जनजातियां हैं उनमें बहुत कॉमन सी बात है और एक बहुत अच्छी बात है कि अधिकांश जनजातियां जो है ना, उनकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो आडंबर विहीन होती है। एक सबसे बड़ी विशेषता, आप दुनिया भर की किसी भी जनजातियों को देखोगे तो उनके पास बहुत ज्यादा आडंबर नहीं होते। आडंबर समझते हो आप? सामाजिक नियम, सामाजिक बंधन, ये बहुत ज्यादा में बिलीव नहीं करते। जैसे आप किसी समाज में रह रहे हैं और वहां पर आपको ये बता दिया जाए स्त्रियों के लिए नियम बने हो, जेठ आ जाए, ससुर आ जाए, पर्दा डालो, जेठ जी को टच नहीं करना, इस तरह के आडंबर नहीं होते। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में, तो मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के क्रियाक्रम और धार्मिक संस्कार इतने कठिन है ना, उनको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल का। कल एक मैकेनिक हमारे इधर आया था, वो एसी वेसी का सर्विस कर रहा था, और आने के बाद हमने कहा भैया चाय पियोगे? तो उसने क्या कहा, और भाई इतनी थकान उसे लगी ना, पता नहीं कितनी जगह से काम करके आया। हमने कहा भैया चाय पी लो, साफ मना कर दिया उसने। कह मैं भैया ना चाय नहीं पीता। मैं बोला क्यों? तो उसने कहा मेरी मम्मी की डेथ हो रखी, 1 साल तक मैंने चाय नहीं पीनी। अरे यार भाई, मम्मी तो गई अब ना, पी लेना भाई। तो कहा नहीं 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 नहीं। हमने कहा जूस वूस फ्रूटी व्रूटी, क्या बाहर का मैं कुछ नहीं खाता, घर से मैं कुछ लेके नहीं आया। इसको बोलते आडंबर। तो अधिकांश समाज इस प्रकार के आडंबरों में फंसा होता है। किसी भी जनजाति में इस प्रकार के आडंबर नहीं होते। दुनिया भर की अधिकांश जनजातियों में व्यक्ति की मृत्यु होते ही बाई हो गया ना भाई, आज इसकी मृत्यु हो गई, जाके इसे या तो जला दो या तो दफना दो, ओके दादाजी बाई, और बस थैंक यू, अपने काम पे लगो। तो आडंबर ज्यादा नहीं होते। दूसरा, जनजातियां अधिकांशतः प्रकृति पूजक होती है, प्रकृति की पूजा करने वाली। और आप लोग तो उत्तराखंड के हैं, तो हम जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हैं, आप देखते हैं ना हमारे समाज में जो देवता है वो कुछ कुछ ऐसे हैं जो है ही नहीं, मतलब दुनिया में यही है तो बस, और किधर है ही नहीं। मतलब आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे देवता होंगे आपके स्थानीय आधार पर बनाए हुए, जो देवता आपको जनरली जो है जैसा दुनिया में नहीं देखने को मिलेंगे। यदि हमारे समाज में या पर्वतीय क्षेत्रों में भगवान राम की पूजा की जा रही है, तो हमारा मानना यह है कि भगवान राम की पूजा का ट्रेंड 600, 700, 800 साल पहले हमारे राज्य में आया।
आपके जो लोक पूजित देवता है, वो लोक पूजित देवता कौन है, मतलब उनके नाम आप देखोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा कि मतलब ये देवता होता भी है कि नहीं होता है। क्यों कालेश्वर देवता, कौन मतलब कौन है भाई साहब, पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? हमने अधिकांश उनको अपना देवता माना है जो प्रकृति से संबंधित है। जैसे उत्तराखंड में खूब पूजा की जाती है भूमियाल देवता की। भूमियाल देवता मतलब भूमि देवता, तो भूमि को देवता मान लिया। इंद्र मतलब बारिश को देवता मान लिया। सूर्य मतलब उसको देवता मान लिया। तो अधिकांश ट्राइब्स जो होती है वो प्रकृति पूजक होती है। तो जब हम भोटियाओं के धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे तो यहां पर भी आपको दिखाई देगा कि प्रकृति से कनेक्टेड है ये जनजाति। अधिकांश जनजातियों में ऐसा ही होता है। तब एक एक करके इस जनजाति के बारे में कुछ टॉपिक को जानो। सबसे पहले टॉपिक आप डालो भोटिया जनजाति का सामाजिक जीवन। ठीक है, भोटिया जनजाति का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ कैसी होती है। भोटिया जनजाति का सामाजिक जीवन, कॉमन से फैक्ट है। सबसे पहले समाज भोटियाओं में पितृसत्तात्मक होता है। जैसे थारू में समाज कैसा था, मातृसत्ता। थारू के अलावा बाकी सभी कम्युनिटीज में, उत्तराखंड की किसी भी जनजाति में किसी को भी आप पढ़ोगे तो समाज पितृसत्तात्मक ही मिलेगा। महिलाओं की तुलना में पुरुषों के पास ज्यादा अधिकार है। तो भोटिया जनजाति में समाज किस प्रकार का है, तो आपका आंसर क्या होगा, पितृसत्तात्मक। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के पास ज्यादा अधिकार है, इसलिए यहां पर समाज पितृसत्तात्मक है। पहली बात आप समझना। चलो अब एक एक करके सामाजिक जीवन की कुछ प्रमुख बातों को जानो। भोटिया हमारे राज्य की वो जनजाति है जो आज भी ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास, ठीक है, ये मानव का स्वभाव है भाई, इस बात को याद रखना। प्रत्येक प्राणी जो है ना वह ऋतु प्रवासी होता है। ऋतुओं के अनुसार अलग अलग जगह पर अपना घर बनाना। अब आप देखो कि आप देहरादून में हो और अगले 2 महीने बाद यहाँ हालत क्या होने वाली है ना, उसके बावजूद भी हम यही रहेंगे। मजाल जो कि यहाँ से हिल जाए। गर्मी के मौसम आते ही देहरादून में स्थिति बहुत खराब, और रहना पड़ रहा है ना, यहीं पर रह रहे हैं। सोचो अगर एक ऐसी व्यवस्था बनी होती कि गर्मी के दिनों में भैया हम पहाड़ों में चले जाएं और सर्दी के दिनों में इधर देहरादून वगैरह जाए, तो बढ़िया थी व्यवस्था। तो भोटिया प्रकृति पूजक है, प्रकृति से कनेक्टेड है, तो वो ऋतु प्रवास करते हैं। गर्मियों में कहीं और रहते हैं, सर्दियों में कहीं और रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ऋतु प्रवास करते समय जो ग्रेट हिमालय है, जो महान हिमालय है, वहां पर वो कब रहते हैं, ग्रीष्म काल में। गर्मियों में वो अपने ही घर में रहते हैं, जो उनका घर है महान हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र है। तो भोटिया जनजाति के लोग क्योंकि ऋतु प्रवास करते हैं इसलिए इनके 2 घर होते हैं। एक होता है इनका गर्मियों का घर, ग्रीष्मकालीन आवास। तो भोटिया जनजाति के लोग अपने ग्रीष्मकालीन आवासों को क्या कहते हैं, तो मैत कहते हो। तुम भी क्या कहते हो अपने घर को, मैत। मैत मतलब मायका, जो उनका वास्तविक घर है। तो जो उनका ग्रीष्मकालीन आवास है, गर्मियों का जो घर है, भोटिया जनजाति के लोग अपने ग्रीष्मकालीन आवासों को किस नाम से बोलते हैं, मैत। और जो इनके सर्दियों के घर है, मतलब शीतकाल में क्या होता है, तो ग्रेट हिमालय में बर्फ पड़ जाती है। तो ग्रेट हिमालय में पड़ने वाली बर्फ की वजह से इनको अपना घर चेंज करना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है ना। जैसे कोई व्यक्ति ग्रेट हिमालय में रह रहा है माणा घाटी में, तो जो माणा गांव के लोग हैं क्या वो अभी भी वहां होंगे क्या सर्दियों के समय, नहीं ना। अब जाएंगे वो वापिस माणा गांव, तो वहां से गोपेश्वर आ गए। तो जो उनके शीतकालीन आवास होते हैं, भोटिया जनजाति के लोग अपने शीतकालीन आवासों को गुंडा या मुनसा कहते हैं, गुंडा या मुनसा। ठीक है, कौन सी जनजाति है हमारे राज्य में जो ऋतु प्रवास करती है, तो भोटिया जनजाति। ठीक है, वह ऋतु प्रवास करती है। उनके ग्रीष्मकालीन आवासों को मैत कहा जाता है और उनके शीतकालीन आवासों को गुंडा या मुनसा कहा जाता है। भोटिया जनजाति के बारे में सबसे बढ़िया बात क्या है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो अन्य जनजातियों की तरह कृषि और पशुपालन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है ना जहां वो रहते हैं, कहां रहते हैं भोटिया जनजाति के लोग, ग्रेट हिमालय में। वहां 6 महीने तो बर्फ पड़ी होती है और बाकी के 6 महीने जब बर्फ नहीं पड़ी होती है तो ग्रेट हिमालय में जमीन कैसी है, अच्छी की बेकार, किसी काम की नहीं। वहां तो मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। जैसे जैसे आप हिमालय पर ऊपर चढ़ोगे तो मिट्टी का उपजाऊपन कम होता जाएगा, उधर कोई खेती नहीं होती है, तो वो कृषि करना भी चाहे तो भी उत्पादन नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भोटियाओं ने कृषि की ही नहीं है, कृषि करते हैं, पर ये उनका मुख्य व्यवसाय नहीं है। पशुपालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ग्रेट हिमालय में इतने हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं कि अच्छे खासे प्राणी वहां पर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। प्राणियों का भी अपना बॉडी का एक सेटअप उन्होंने बनाया है।
प्रत्येक जीव जंतु ने स्वयं को एक स्पेसिफिक क्लाइमेट के अनुसार ढाला है और वो फिर उसी क्लाइमेट में रहता है। आपने जनरली देखा होगा हमारे राज्य में कई सारे लोग चले जाते हैं माणा गांव, धौली गंगा। मेरे एक दो दोस्त हैं, उनको कुत्तों का बड़ा शौक है। वहां जाके भोटिया कुत्ता लाके दूसरे तीसरे दिन चित हो जाता है कुत्ता। यहाँ आते आते ना उधर से कुत्ता लेकर के आ गए, यहाँ आए मर गया। क्यों मर गया? वो कुत्ता उधर के क्लाइमेट में अपने आप को उसने एडजस्ट किया है, तो यहाँ के माहौल में नहीं रह पाएगा। ऐसे ही अगर कोई जीव जंतु यहाँ का है, उसे हम वहां लेकर के चले जाए, जीव जंतु छोड़ो, हम भी तो है जीव जंतु। अगर तुमको पकड़ के ले जा ले माणा गांव और 1 साल रख दे, वही तो राम नाम सत्य है ना। फिर कुछ दिन का तो ठीक है, मतलब गर्मियों में घूमने जा रहे हैं बद्रीनाथ माणा, क्या दिक्कत है गर्मियों में? सर्दी के समय क्या कठोर शीत को हम जैसा आदमी वहां सहन कर पाएगा? नहीं ना। तो पशुपालन वो कर नहीं सकते। बहुत लिमिटेड पशु ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं को ग्रेट हिमालय के क्लाइमेट के अनुसार ढाला है। बचपन में स्कूल में आप पढ़ते होंगे, याक सब पढ़ते थे, वाई से होता था, या से याक। याक कहाँ रहता है? तिब्बतन रीजन में रहता है, तो उसने खुद को वहां पर एडजस्ट किया है। बाकी बाघ भालू कुछ नहीं, उधर इतने ठंड में कौन रहेगा। तो वो कृषि कर नहीं सकते, पशुपालन कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय क्या माना? व्यापार। तो भोटियाओं का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो व्यापार है, जो इनके सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। भोटिया जनजाति के लोग व्यापार में विश्वास रखते हैं। तो अगर आप भोटिया रीजन को देखें तो भोटिया लोग जहां पर निवास कर रहे हैं वो क्षेत्र अगर आप देखोगे ना, तो वो देखो ये पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय है, यहां पर रह रहे हैं भोटिया। उनके पास व्यापार करने के 2 ऑप्शन थे, एक कि वो नीचे आ जाए हम लोगों से व्यापार करें, एक कि वो ऊपर चले जाए और तिब्बत से व्यापार करें। न सिर्फ तिब्बत, आगे जाकर के चाइना, मंगोलिया, आगे जाकर के व्यापार करें। ऐसा कहते हैं प्रारंभिक काल में भोटियाओं ने शुरुआत नीचे से ही करी, क्योंकि यहां से व्यापार आसान था। इधर साइड आ जाए तो व्यापार आसान था, इधर तरफ व्यापार करना इजी था। भोटियाओं की गिनती ईमानदार जनजातियों में होती है, बड़े शरीफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा फरेब उनके मन में नहीं होता है। तो कहते हैं शुरुआती दौर में जब भोटिया इधर की तरफ हमारी तरफ व्यापार करने आए तो उन्हें यहाँ बड़े धोखे मिले, यहाँ के लोगों ने खूब लूटा उनको। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, यार यहाँ व्यापार करके फायदा नहीं है, इधर तो बार्गेनिंग चल रही है निचले क्षेत्रों में। तो उन्होंने इस तरफ को व्यापार करना कम कर दिया और इसके स्थान पर उन्होंने अपना व्यापार कहां बढ़ाया? उधर सीमा पार, बॉर्डर क्रॉस करो और बॉर्डर क्रॉस करके तिब्बत जाओ, चाइना जाओ, मंगोलिया जाओ। ये व्यापार भोटियाओं को प्राचीन काल से पसंद आया। तो भोटियाओं का जो मुख्य व्यवसाय है, जो व्यापार वो लोग करते हैं, इस व्यापार की भी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। अब जब से देखो चाइना के साथ युद्ध के कारण ये बॉर्डर क्लोज हो गया ना, तब से भोटियाओं को कितना दिक्कत आ गया। अब वो अपना जो मूल प्रकृति है उसके अनुसार व्यापार नहीं कर पाते। अब भोटियाओं ने निचले क्षेत्रों का रुख किया है, इधर की तरफ आना वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं रहते, बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते, जाते हैं अभी भी ट्रेड करने लिपुलेख पास वगैरह से, पर उनका जो मूल प्रकृति थी, मूल स्वभाव था कि भोटिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भरोसा करता था। तो ऐसा बॉर्डरी पार करके वो तिब्बत चले गया, चाइना चले गया। ठीक, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मुख्य व्यवसाय व्यापार। अब आप इसी बात से सारी बातों को समझो। यदि भोटिया का मुख्य व्यवसाय व्यापार है तो अब कॉमन सी बात को समझो। मान लो कि भोटिया है हमारे राज्य का, भाई का नाम है गुल्लू। गुल्लू भाई भोटिया कम्युनिटी का है, व्यापार करने गया है। कहां जा रहा है व्यापार करने? सर तिब्बत जा रहा है। गुल्लू भाई जब तिब्बत जाएगा व्यापार करने, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो गुल्लू भाई को व्यापार करते समय आएगी वो किसकी होगी? तो सर वो भाषा की होगी। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? लैंग्वेज की। आज तो बहुत आसान है ना, आज के समय पर अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकती है। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में ट्रांसलेटर है, ठीक है चल जाता है काम ना। किसी ने आपको इंग्लिश में मैसेज किया और तुमको इंग्लिश नहीं भी आती तो चल जाएगा ना काम। ऐसे करना इनटू इंग्लिश, उसी को ना कॉपी कर दो और गूगल में जाओ इनटू इंग्लिश, भयंकर वाली इंग्लिश आती। हम तो ऐसे ही करते थे, सामने वाले को लग रहा बेटा क्या खतरनाक है ना। आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कोई स्टेटस लगाना है, कोई पोस्ट करना है, आप चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखो, हो जाएगा ना इंग्लिश में, तुम हिंदी में लिखो इनटू इंग्लिश, अटक सीधा। तो क्या दिक्कत है? आज के समय तो भाषा कोई बैरियर बनेगी नहीं। पर 500-700 साल पहले जब हमारे राज्य का कोई व्यक्ति गुल्लू भाई तिब्बत जाएगा व्यापार करने, सामान खरीदने और बेचने जा रहा है, और व्यापार के समय भाषा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो कैसे व्यापार करे? क्योंकि वो तिब्बती नहीं जानता और ये भोटिया की भाषा नहीं जानता। तो इनके सामने सबसे बड़ा बैरियर क्या आता था? भाषा। कैसे अपनी बात सामने वाले को कहे, कैसे सामने वाले की बात को सुने। पर मेरी बात को सुनना,
कि भाषा के आपने पढ़े होंगे 3 रूप। भाषा के 3 रूपों में 2 रूप आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। भाषा का मौखिक रूप कभी भी धोखा दे सकता है। मौखिक रूप तभी तक प्रचलित होगा जब तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। मैं हिंदी कह रहा हूं, आप समझ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग अंग्रेज होते, मैं हिंदी में बोलता, हो गया बैरियर खत्म। लिखित भाषा में भी सेम बात वही है। दुनिया में एक ऐसी भाषा है जो सारी दुनिया में एक ही प्रकार की होती है, उसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। आप अमेरिका चले गए, अमेरिका में तुमने किसी को तो इसका मतलब क्या होता है? अमेरिका में चटकताल मार रहा ना भाई। अमेरिका में इसका मतलब प्रेम थोड़ी है ना। और अमेरिका गए, तुमने कहा इसका मतलब क्या है? इधर आना। इसका मतलब क्या है? नो। इसका मतलब यस। हंसना, सालों एक ही जैसे हंसते। अंग्रेज इंग्लिश में हंसता कोई? इंग्लिश में थोड़ी हंसता है। तो संकेत जो होते हैं ना वो पूरी दुनिया में एक जैसे। सांकेतिक, बुलाने के लिए ऐसा करना, नो के लिए ऐसा करना, यस के लिए ऐसा करना। तो जब ये लोग व्यापार करने जाते थे तो व्यापार के समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? सांकेतिक भाषा। भूटिया जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो व्यापार है। और व्यापार के समय भूटिया जनजाति के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? सांकेतिक भाषा का। कौन सी जनजाति है जो व्यापार के समय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया करती थी? आप कहेंगे भूटिया, है ना, क्योंकि व्यापार करना है और आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो भैया आपको तो व्यापार करते समय जो है कोई ना कोई भाषा तो चाहिए। तो भूटिया जनजाति के लोग व्यापार के समय किस भाषा का प्रयोग करते? सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा इसका प्रयोग करते थे। अब आप समझो बेसिक बातें। ठीक है, हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे राज्य का एक लड़का है, इसका नाम है गुल्लू। गुल्लू भाई जा रहा है व्यापारिक यात्रा पर। वो व्यापार करने जा रहा है। कहां जा रहा है? तिब्बत। वहां से जाना है उसे चाइना, चाइना से जाना है मंगोलिया, उधर से होते होते मान लो कोरिया वोरिया सब लोग जगह उसको जाना है। तो अब जब गुल्लू भाई यहां से निकलेगा, व्यापार करने जा रहा है, तो क्या करते थे भूटिया लोग? इनके व्यापार का सबसे मुख्य क्षेत्र कहां था? तिब्बत। तिब्बत में तिब्बत का पठार है ना, पढ़ा है आपने? तिब्बत का पठार, तिब्बत में पामीर का पठार, तिब्बत। और जहां भी पठार होता है, पठारी क्षेत्रों में यदि आप उत्खनन करो, खुदाई करो, तो वहां अंदर से क्या निकलती है? धातुएं। तो तिब्बत में आप जाओगे तो तिब्बत के लोगों के पास खूब सारी धातुएं हुआ करती थी, सोना चांदी हीरा मोती, क्योंकि उनके पास पठार है। और हम हैं उत्तराखंड वाले, तुम कितना खड़ लो, कितना गड्ढा कर लो, कुछ नहीं, धातु कोई लग कुछ नहीं मिलेगा, बस कंकाल तंत्र मिलेगा बस यहाँ, जो मर गए होंगे पुराने जमाने में। तो ये जो भूटिया है गुल्लू भाई, इसको पता है कि तिब्बत के लोगों के पास धातु है, खूब सारी धातु है, पर तिब्बत ट्रांस हिमालयन रीजन है, वहां बर्फ पड़ी रहती है हमेशा के हमेशा। तो उस क्षेत्र में बर्फ होने की वजह से वहां कृषि नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है। तो ये भूटिया जो गुल्लू भाई है, ये क्या करेगा? ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट उठाएगा यहां से। जैसे ये वहां क्या लेके जा रहा होगा? गेहूं, चावल, ये चीज लेके जाएगा, क्योंकि वो लोग भी तो खाना खाएंगे ना भाई। तो उनके पास ये नहीं है और हमारे पास धातु नहीं है। तो जो ट्रेड होगा उस ट्रेड में गुल्लू भाई यहां से गेहूं और चावल लेके जाएगा उधर, और वहां से उसके बदले क्या लेके आएगा? धातु। तो ये लोग जब व्यापार करते थे तो व्यापार के समय भाषा कौन सी? और व्यापार कैसा होता था? तो सर व्यापार होता था वस्तु विनिमय पद्धति पर। वस्तु विनिमय समझते हैं? सामान के बदले सामान। तो भूटिया जनजाति के लोग व्यापार के समय सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। और इनकी व्यापार का नेचर क्या था? तो टाइप ऑफ ट्रेड था बार्टर ट्रेड सिस्टम। वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित व्यापार करते थे, सामान दो उसके बदले सामान दो। ठीक है, भूटिया जनजाति के लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे, और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने के अलावा ये लोग वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित व्यापार किया करते। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित व्यापार किया करते थे। भाषा सांकेतिक और वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित व्यापार भूटियाओं की प्रमुख विशेषता रही है। चलो अब पूरा व्यापार करते हैं, एक बार पूरी बात को समझना। तो मैंने कहा कि हमारे राज्य का एक व्यक्ति है, इस भाई का नाम है गुल्लू। ये अपने साथ यहां से क्या लेकर के गया है? अनाज। और ये अनाज लेके गया है, तिब्बत जाएगा। और तिब्बत में भी मान लो कोई वहां का आदमी किंग जोंग जो भी है उधर तिब्बत का, अब वो उसको धातु लेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा। गुल्लू के सामने पहला सबसे बड़ा बैरियर क्या है? भाषा, लैंग्वेज का। तो वो कहां से निकलेगा? सांकेतिक भाषा। चलो सांकेतिक भाषा के माध्यम से गुल्लू तिब्बत में जाके व्यापार कर भी ले, पर आप बताओ कि एक्स नाम का एक व्यक्ति है जो तिब्बती है और एक अपना भाई है गुल्लू भाई, ये दोनों जब व्यापार करें, किसके साथ धोखा होने के चांसेस ज्यादा है? हमारे वाले के साथ कि तिब्बत वाले के साथ? हमारे वाले के साथ। उधर वाले के साथ धोखा नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या लेके जा रहा है? गेहूं। तो गेहूं जब देगा तो गेहूं तो पहचान लोगे ना सही है कि गलत है। अब वो बदले में क्या दे रहे हैं? धातु। उन्होंने कहा ये ले सोना,
पता चला घर आके राजा का खजाना वाला है ये कुछ, पता चला वो तांबाई है, पता चला वो सोना है ही नहीं, उसपे सोने का पानी चढ़ाया गया है। तो व्यापार में धोखा हो सकता है ना। पक्का चांस है कि गुल्लू वहां जाके अपना सारा अनाज दे दे और बदले में वहां से लेके आ रहा पत्थर में वो लगा रखा और हीरा बोल के किसी ने दे दिया उसको, ऐसा हो सकता है। इसलिए भोटिया जनजाति के लोग प्राचीन काल से ही जब व्यापार करने जाते हैं तो सबसे पहले व्यापार करते समय वे कुछ व्यापारिक प्रथाओं का अनुपालन करते हैं। कुछ प्रथाएं हैं जिनको फॉलो करेंगे, उसके बाद ही व्यापार होगा। तो भोटिया जनजाति के लोग जब व्यापार करने जाते थे तिब्बत, तो तिब्बत जाते समय सबसे पहले वो क्या करेंगे, कुछ व्यापारिक प्रथाओं को फॉलो करेंगे। तो टॉपिक डालो, भोटियाओं की व्यापारिक प्रथाएं। कौन कौन सी व्यापारिक प्रथाएं हैं जिनको भोटिया जनजाति के लोग फॉलो करते थे। भोटियाओं की व्यापारिक प्रथाएं, जब वो व्यापार करने जाएंगे तो पहले कुछ प्रथाओं को फॉलो करेंगे। व्यापारिक प्रथाओं, भोटिया जनजाति के लोग कौन कौन सी व्यापारिक प्रथाओं को फॉलो करते थे। ठीक है, समझना क्या होगा कि हमारे राज्य का जो व्यक्ति गया है व्यापार करने, इसका नाम गुल्लू। अब मान लो मैं ही हूं गुल्लू और तुम है सबके सब भोटिया, तो मैं व्यापार करने आऊंगा तो घर घर तो नहीं जाएगा गुल्लू ना। तिब्बत में व्यापार करने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान होता था जिसको मंडी कहा जाता था। मंडी के लिए भोट भाषा में एक वर्ड यूज करते हैं, होती। भोटिया लोग मंडी को क्या कहते हैं, होती। होती सब सुनते हैं, बाड़ा होती, चोर होती। होती मतलब मंडी। तो गुल्लू भाई उत्तराखंड से गया, पहुंचा तिब्बत और तिब्बत की मंडी में पहुंचा। मंडी में खूब सारे व्यापारी होते हैं, कुछ तिब्बती होंगे, कुछ भोटिया होंगे, कुछ और भी होंगे। तो अब देखो कैसे करते हैं भोटिया जनजाति के लोग व्यापार करते थे, मतलब ना पहले के टाइम। जैसे गुल्लू पहुंचा तिब्बत की मंडी में, उसने अपना सामान लगा दिया सामने, ऐसा करके अपने आगे स्टॉल लगा दिया, जो भी है आलू प्याज टमाटर पूरा लगा दिया। भोटिया जनजाति के लोगों में प्राचीन काल से अपने सामान को छिपाकर रखने की प्रथा थी। मतलब ऐसे सामान दुकान लगाई, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। अब एक तिब्बती व्यक्ति आया मेरे पास व्यापार करने के लिए, तो जैसे ही कोई तिब्बती व्यक्ति मेरे पास व्यापार करने आएगा, समझना इस पूरी प्रथा को, ऐसे ये प्रथा फॉलो करते हैं कि ये तिब्बत का आदमी है, ये व्यापार करने मेरे सामने खड़ा हुआ। भाषा हम दोनों एक दूसरे की जानते नहीं है ना। मैंने इसको इशारे में पूछा क्या है, और इसने इशारे में कह दिया ये क्या है। अब मुझे पता है ये व्यापार का इंटरेस्टेड है, तो मैं ऐसा पर्दा नहीं हटाऊंगा। पहले कुछ व्यापारिक प्रथाएं फॉलो होगी। सबसे पहले जैसे ही ये व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो मैं जो भोटिया हूं वो क्या करेगा, एक गिलास लेगा, उसमें दारू डाल देगा, एक गिलास में शराब, ऐसा करके शराब पिएगा, थोड़ा कुछ थोड़ा वहां भी डाल देगा वापिस उसमें, फिर पी के जूठा कर देगा इस शराब को और अपनी जूठी शराब सामने वाले को ऑफर करेगा। व्यापार अभी हुआ नहीं है, अभी पहली प्रथा चल रही है। जब भी कोई तिब्बती व्यक्ति किसी भोटिया व्यक्ति के पास व्यापार करने आएगा तो पहला काम भोटिया व्यक्ति उसको क्या करेगा, अपनी जूठी शराब देगा। आधा पी के थोड़ा थूक भी दिया, वहां ले कचवत ले भाई पी। अगर भाई ने नहीं पी तो निकल, हम तुमसे व्यापार नहीं करेंगे। हम उसी व्यक्ति से व्यापार करेंगे जो मेरी जूठी शराब पीने को तैयार हो। जूठा खाना मित्रता या सामंजस्य का भाव दर्शाता है। जूठा जीवन में एक, तुम खा लेते किसी का भी जूठा, किसी ने उसका लड्डू लिखा, अब पागल है क्या भाई ना। लेकिन आपके खुद के सगे संबंधी हो, अपने ही घर वाले हो, तब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। शादी होगी जब तेरी, तो तेरी बीवी को स्पेशल खिलाएंगे जूठा। पंडित जी खिलाता स्पेशल, ऐसे दुल्हन को बैठाता, दूल्हा को बैठाता, उनके पूरे सारे शादी के कार्यक्रम हुए, तब बोलते ए लड्डू लो, ए तुम भी लो, हीरो हीरोइन दोनों, पहले आधा खुद खाओ एक दूसरे को खाओ। तब वो गांव में पंडित जी बोलते अब जुटू पुटू हो गया वाले, जुटू पुटू मतलब जूठा खा दिया एक दूसरे का, अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं। तो जूठा खाना मतलब विश्वास का एक द्योतक होता है। और एक हमारे गांव में भंडारी है चाचा, एक हमारा भंडारी चाचा बोलते हैं उसको। तो वो भंडारी चाचा के ना भयंकर झांझी है भाई, खतरनाक बोलते हैं जिसे। अगर आप दिन में 11-12 बजे उसको देख लो ना, पूरा कीचड़ से लथपथ हुआ रहता है। सुन है तो कोई स्टेटस नहीं भाई का, लेकिन जब कभी मान लो कि वो घर में आ जाए होली दिवाली, एक चीज का नियम है उसका कि जब उसे शराब दी जाए तो बोलता मैं जुटी दारू नहीं पीता बल में। जैसे बहुत बड़ा होगा ना ये, मतलब लेटा है, मतलब वहां पूरे गांव में लतर पतर हो रखा। लेकिन जैसे मान लो उसे शराब दे दो, शराब के चक्कर में पूरे गांव घूमते रहता है। कभी आपने उसे शराब दे दी तो बस वो एक चीज देखता है, ये तो जूठा गिलास है, भाई जी मैं जूठी शराब नहीं पीता। तो जनरली ये प्रथा है पर्वतीय क्षेत्रों में एक दूसरे की जूठी शराब ना पीना। तो भोटिया व्यक्ति ये देखने के लिए कि इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कैसे चेक करोगे आप,
आप एक ऐसे क्षेत्र में हो जहां की आपको भाषा भी नहीं पता है, आपको कैसे पता ये सामने वाला व्यक्ति मेरा विश्वास पात्र है या नहीं? तो उसके लिए वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक दूसरे की झूठी शराब पीते हैं। सामने वाले ने झूठी शराब पी ली, आगे चलेगी प्रथा, नहीं पी निकलो भैया, हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। तो पहली व्यापारिक प्रथा, झूठी शराब पीने की जो प्रथा होती है, इसे भूटिया जनजाति के लोग कहते हैं सरछू मलछू। पहली व्यापारिक प्रथा का नाम लिखना, सरछू मलछू। भूटिया जनजाति के लोग जब व्यापार करने पहुंचते थे तिब्बत, तो सबसे पहली व्यापारिक प्रथा जो वो फॉलो करते थे उसे कहते थे सरछू मलछू। सरछू मलछू का मतलब क्या हो जाएगा, झूठी शराब पीना। तो ये पहली व्यापारिक प्रथा है, सरछू मलछू। भूटिया जनजाति में पहली व्यापारिक प्रथा, ऐसा प्रश्न आ जाएगा ना, सरछू मलछू नामक व्यापारिक प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, तब भूटिया में। और इसका मतलब क्या होता है, तो एक दूसरे की झूठी शराब पीना। ठीक है, चलो, सरछू मलछू, एक दूसरे की झूठी शराब पीना। अब मान लो पी ली, ये भाई आया था मेरे साथ व्यापार करने, मैंने दारू पिया, आधा आधा इसको दे दिया, एक पी लिया इसने, अब ये भी देगा वापिस। और ऐसा नहीं कि मैंने कुतर वहां थूका थोड़ा सा उसको दिया, तो ऐसा नहीं कि वो चमट कर दे, थोड़ा पीगा वो भी थूकेगा, ले अब तू भी, तब ठीक है, एक दूसरे का जूठा खा लिया, तो अब इनका ये हो गया कि चलो ठीक है। सरछू मलछू के बाद अगला काम, दूसरी प्रथा शुरू होगी। दूसरी प्रथा में क्या करते हैं, ये आदमी देखो, ये जो तिब्बती था और मैं जो भूटिया हूं, हम दोनों लोग क्या करेंगे, कोई भी ऐसी चीज, देखो प्रत्येक व्यक्ति के पास, आप लोग इधर क्लास में बैठे हैं, आप लोगों के पास जब आप यात्रा करें या ना करें या नॉर्मल स्टेज में, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो धार्मिक हो, जो आपकी संस्कृति से कनेक्टेड हो। जैसे गले में कई लोग काला रंग का धागा लटका दे, उस पर एक लॉकेट लटका दिया, है ना, ऐसा हो सकता है। या आप कहीं यात्रा कर रहे हो, आपने जेब में हनुमान चालीसा की किताब रखी है, कोई मूर्ति रखी हुई है अपने पास, तो अब अगर एक दूसरे की झूठी शराब पी ली, तो अब क्या करते हैं, ये व्यक्ति और मैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक, इसके पास कुछ भी ऐसा हो जो इसके ट्रेडिशनल को फॉलो करता हो, हाथ में कोई धागा बंधा हो, कुछ भी चीज, तो ये व्यक्ति और मैं, हम दोनों क्या करेंगे, कोई भी धार्मिक पुस्तक को या कोई मूर्ति हो या कोई भी ऐसी चीज जो मेरे संप्रदाय से संबंधित हो, उस पुस्तक को या उस मूर्ति को अपने अपने सर पर रखते हैं। अब दोनों लोग अपने सर पर मूर्ति रखकर ये कसम खाते हैं कि हम जो व्यापार होने वाला है, इस व्यापार को छल कपट से दूर रखेंगे। हालांकि ये पूरी तरीके से एक ऐसी प्रथा है जिसमें धोखा किया जा सकता है, क्योंकि उसकी भाषा मैं नहीं समझता, मेरी वो नहीं समझता, पर फिर भी विश्वास किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सही कसम खा रहा हो। तो ये जो दूसरी प्रथा होती है, इसे बोलते हैं कूड़ाखार। कूड़ाखार प्रथा। पहली प्रथा का नाम क्या था, सरछू मलछू, मतलब क्या, झूठी शराब पीना। दूसरा कूड़ाखार। कूड़ाखार प्रथा क्या होती है, तो आप लिखना, व्यापार को छल कपट से दूर रखने के लिए ली जाने वाली प्रतिज्ञा। व्यापार को छल कपट से दूर रखने के लिए ली जाने वाली प्रतिज्ञा। झूठी भी हो सकती है, पर होता है, मतलब ट्राइब्स में होता है, पर्वतीय अंचल में होता है, उधर जौनसार जौनपुर पर्वतीय क्षेत्रों में लूण लोटा होता ना, लूण लोटा जानते हैं, कोई झूठ बोला लूण लोटा कर दे, क्या पता झूठी जो कोई होता बहुत छिद्र, नेता लोग खास कर ना, अभी नेता लोग का दौर होगा, और अभी आप कहेंगे तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, चल लूण लोटा कर, आओ कर भी देता, उसका क्या जा रहा था, तो झूठ भी बोल सकता है। ऐसे ये प्रतिज्ञा झूठ भी हो सकती है, पर भाई हमारी परंपराएं उससे जुड़ी हुई है, हम ये मान लेते हैं यार लूण लोटा कर दिया, आप झूठ नहीं कह रहा होगा। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को ये कह दो कि मां कसम खा जरा, है ना, तो सामने वाले ने मां कसम खा, मां की कसम, जो अब कुछ कुछ ऐसे भी करते, उंगली ऐसे कर, ये मेरे ऐसा था मन, है ना, तो हो सकता है कोई ऐसा भी कर दे, पर लेकिन हम विश्वास कर लेते हैं ना उसपे कि यार एक नियम बना हुआ है, मां कसम इसने खा ली तो सच ही बोल रहा हूं। नहीं बोलते, हम तो कभी नहीं बोलते, इस दिन में 100-200 बार ऐसे ही खा देते। तो दो प्रथा हो गई। सबसे पहले सामने वाला आपके पास आएगा, पहली व्यापारिक प्रथा क्या है, झूठी शराब पीना। यदि एक दूसरे की झूठी शराब पी ली, अब दोनों के दोनों लोग ऐसा सर पे कसम खाते हैं, हम इस व्यापार को छल कपट से दूर रखेंगे, एक दूसरे के साथ छल कपट नहीं करेंगे। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रथा, सबसे इंपॉर्टेंट, पर्वतीय अंचल में ये दोनों कामों के होने के बाद अब ये क्या करते हैं, पास पड़ा हुआ कोई पत्थर उठा देते हैं। पत्थर का इंपॉर्टेंट रोल है ना पहाड़ में, हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, लड़का लोग तुम जब मैच मूच खेले ऐसा कहते गिल्ला सूखा, सिक्का तो होता नहीं उधर, तो ऐसा सिक्का है नहीं, तो कैसे पता चल रहा तुम्हारे, ऐसा पत्थर ले बोल रहे गिल्ला के सूखा, कभी कभी वो ऐसा अटक जाए तो 3 बार करो, 3 बार, तो ये प्रथाएं है ना। तो ये लोग भी क्या करेंगे, ये दो प्रथा होने के बाद पास रखा हुआ कोई पत्थर लेंगे, पास रखा हुआ पत्थर लेने के बाद इस पत्थर को 2 टुकड़े में तोड़ देते हैं, समझना इस बात को। तीसरी प्रथा कि जब इन्होंने कूड़ाखार प्रतिज्ञा ले ली, तो एक पत्थर को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं,
मान लो पत्थर का पहला टुकड़ा ये है और पत्थर का दूसरा टुकड़ा ये है, सीधा सीधा थोड़ी टूटेगा ना, कोई आरी से थोड़ी काट रहे, तो ऐसा पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा भूटिया भाई के पास है, एक टुकड़ा तिब्बती भाई के पास है। अब ये जो भूटिया भाई है इसने इस पत्थर के टुकड़े पे कुछ लिख दिया, कुछ भी XY है, जैसे तुम्हारी टीम से मैं जा रखा, मैंने इस पे लिख दिया शिक्षा कोचिंग सेंटर करणपुर बाजार ये वो सो, मैं इस व्यापार को छल कपट से, नीचे गौरव भट्ट SN मार दिया, अपनी भाषा में लिखा। उसने अपनी भाषा में लिखा जो तिब्बती चिंग चौंग कुछ ना, अब हमको क्या पता क्या लिख रहा है ना, ऐसा चिंग चौंग, नीचे से उसने SN मार दिया। अब वो ये पत्थर का टुकड़ा मेरे को देगा और मैं ये पत्थर का टुकड़ा इसको दूंगा और अब हम व्यापार करें। अब खोलूंगा मैं कपड़ा, ये ले भाई बता क्या चाहिए तुझे। अब भरोसा हो गया। ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि अब जब मैं तिब्बत से वापस आया तो व्यापार के साथ साथ मैं एक पत्थर का टुकड़ा भी लेके आया, तो ये पत्थर का टुकड़ा लेकर के मैं वापस आ गया यहां। अब मैं अपने गांव में आ गया, जो कुछ वहां से सोना चांदी लेके आया था। अब मुझे पता चला कि मेरे यहां वापस आते ही ये बिक्की जा रहा, अब हमारे गांव से अगला आदमी जा रहा बिक्की भाई वहां व्यापार करने, तो बिक्की भाई को वहां जाके दारू जूठी वाली नहीं पिलानी तेरे को। अब ये मैं ये पत्थर का टुकड़ा इसको दे दूंगा और ये बिक्की भाई ये पत्थर का टुकड़ा जो मेरे को मिला था ये लेके तिब्बत के बाजार में चल जाएगा और तिब्बत के बाजार में पत्थर लेके खड़ा हो जाएगा। सामने से जब भी कोई भूटिया व्यक्ति आएगा तो ये भाई उससे पत्थर का टुकड़ा मांगेगा, पत्थर दूंगू कहा, उसने कहा नहीं है तो निकल फिर। अब कोई व्यक्ति आया पत्थर का टुकड़ा लेके वहां से और इस भाई के पास ये पत्थर का टुकड़ा है, तो ये इन दोनों पत्थर के टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे। यदि वो जुड़ गए तो ये माना जाएगा कि ये तो एक ही पत्थर के टुकड़े हैं, जुड़ गए इसका मतलब एक ही पत्थर के टुकड़े। तो जब ये ऐसे करके उसको जोड़ेगा तो ये पड़ेगा इस पत्थर के टुकड़े को जो हमने वहां दिया था, और तब इस पत्थर पे हो जाएगा शिक्षा कोचिंग सेंटर गौरव भट्ट। बेटा मेरे गुरुजी ने इसी से किया था व्यापार ना, इसी से या इसकी फैमिली वालों से। तो अब उसको विश्वास रहता है कि ये वो परिवार है जिससे हम वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं, इसलिए इस पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये तीसरी व्यापारिक प्रथा होती है, इसको बोलते हैं गमग्या। गमग्या व्यापारिक पद्धति। गमग्या व्यापारिक पद्धति का मतलब क्या होता है? तो गमग्या वो व्यापारिक पद्धति है जिसमें पत्थर के 2 टुकड़े करके उस पे व्यापार का शर्तनामा लिखा जाता है। व्यापार का शर्तनामा, इस व्यापार की क्या क्या शर्तें हैं। तो व्यापार का शर्तनामा लिखने की जो प्रथा भूटिया जनजाति में पाई जाती है उसे गमग्या कहते हैं, गमग्या। ठीक है, व्यापार का शर्तनामा लिखने की प्रथा जो भूटिया जनजाति में पाई जाती है उसे गमग्या पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई साहब, ये लो। कौन सी जनजाति के बारे में आप पढ़ रहे हैं? भूटिया। भूटिया जनजाति की हमारे राज्य में कितनी ब्रांचेस हैं? तो 5 ब्रांचेस के बाद किस शाखा से संबंध रखते हैं भूटिया? मंगोल परिवार से। हमारे राज्य की सबसे प्राचीन जाति है जिसका नाम महाभारत में क्या उल्लिखित है? इसका तंगड़। प्रकृति पूजक है, आडंबर विहीन समाज है, और इसके अलावा आप देखोगे तो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, ऋतु प्रवास करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार के समय सांकेतिक भाषा, वस्तु विनिमय पर व्यापार होता है। ये 3 व्यापारिक प्रथाएं हैं जो भूटिया जनजाति में पाई जाती है। भूटिया जनजाति में किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि उसे व्यापारिक यात्रा करनी है जी, ये जरूरी है। पुराने जमाने में ना, अगर आपका जन्म भूटिया कम्युनिटी में हुआ है तो पुरुषों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरुष लोगों को व्यापारिक यात्रा करनी ही है। तो वो जल्दी से जल्दी ये कोशिश कर लेते हैं कि हम व्यापारिक यात्रा कर लें, जल्दी से चल जाए। अब आप समझो, पुरुषों के लिए ये लगभग आवश्यक चीज है कि उन्हें व्यापारिक यात्रा करनी होती है। तो भूटिया जनजाति में क्योंकि पुरुष अधिकांशतया व्यापारिक यात्राओं में बिजी होते हैं, इसलिए होम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी घर को कौन संभालेगा? स्त्रियां संभालेगी। जो स्त्री वर्ग है उसकी जिम्मेदारी है वो होम मैनेजमेंट देखे, क्योंकि पुरुष तो कहां चले गया? व्यापार पर चले गया। अब उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि एक घर में एक माता है, एक पिता है, और इनका मान लो एक बेटा है। माता और पिता वृद्ध हो चुके हैं, पिताजी माता वृद्ध हो चुके हैं, इन्हें घर संभालने के लिए, होम मैनेजमेंट के लिए किसी की जरूरत है, और बेटा गया है व्यापारिक यात्रा पर। सुनो, ध्यान से सुनना, बेटा व्यापारिक यात्रा पर गया है, बेटा है नहीं घर में बस माता ही पिता है और बेटा यहाँ है ही नहीं। कहाँ गया है? व्यापारिक यात्रा पर। 1-2 दिन की व्यापारिक यात्रा तो नहीं होती होगी ना। कोई आदमी उत्तराखंड से तिब्बत जा रहा है, तिब्बत से पहुंच गया चाइना, पहुंच गया मंगोलिया, पता चला 5-6 साल के लिए गया है, आएगा वापिस 5-6 साल। घर में माता पिता को अभी हेल्प की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में भूटिया जनजाति में क्या करते हैं कि ये जो बेटा यहाँ पर है ही नहीं, इसकी अनुपस्थिति में इसका विवाह भी कर देते हैं।
तो भोटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में विवाह जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तब आप काम करोगे 2 प्रकार। पहले प्रकार के विवाह को बोलते हैं तत्सत। तत् मतलब ऐसा, सत मतलब जो शताब्दियों से होता है, नॉर्मल विवाह जो शादी होती ही है, जो नॉर्मल विवाह होते हैं उनको बोलते हैं तत्सत विवाह। तत्सत का मतलब जो शताब्दियों से होता है, लड़का वाले बारात लेके लड़की के घर जाओ और बस दुल्हन लेके आ जाओ, उसको बोलते हैं तत्सत। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे ये परिस्थिति है, घर में माता पिता अकेले हैं, उन्हें घर संभालने के लिए कोई चाहिए, बेटा है नहीं, बेटा गया है व्यापारिक यात्रा पर, तो बेटे की अनुपस्थिति में उसका शादी भी कर देते हैं, उसको बोलते हैं दमोला। विवाह का दूसरा प्रकार कौन सा है, क्या होता है दमोला विवाह? सर बिना वर का विवाह, दुल्हा ही नहीं है, दुल्हन ही है, आ जाएगा ना बाद में, चल दुल्हन चल, कहां चल, कहां है हमारा हीरो, आ जाएगा, तू क्या टेंशन ले रही, चल ना। अब बिना दूल्हा के ये खतरनाक शादी नहीं होगी, बताओ, इस शादी में दूल्हा ही नहीं है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक तत्सत, एक होता है दमोला। दमोला कैसा विवाह होगा? बिना वर का। सोचो एक ऐसी शादी के बारे में इमेजिन करो, यहां से देखो ये वर पक्ष है, दूल्हे का पक्ष है, यहां से बारात निकली, दूल्हे की बारात में सबसे आकर्षण का केंद्र कौन होगा? दूल्हा, वो तो है ही नहीं। चलो ढोल बाजा बैंड बाजा नगारा सब चल रहा, कई ये दूल्हा का मामा चाचा नाना मौसा पूरी बारात आ रखी भाई। अब ये बारात पहुंची वधू पक्ष के घर, दुल्हन के घर पर बारात पहुंची। जनरली हमारे राज्य में जो शादियां होती है ना, रात को ही बारात पहुंचती है। अब रात को दुल्हन के गांव में बारात पहुंची, दुल्हन तैयार हो रखी होगी, दुल्हन लहंगा पहन, किसके लिए होना तैयार, तो हीरो तो आया ही नहीं, तो दुल्हन तैयार हो रखी, नहीं ना, रहे तो अपना रिलैक्स रहे, कोई दिक्कत नहीं। और गांव में लगी है, देखो क्या होता है जब बारात आती है, जाते हो गांव में कभी शादियों में, जब बारात आती है तो क्या आप लोग बारात देखने जाते हो? हाँ ना, सब लोग जाते हैं बारात देखने। बारात का मेन आकर्षण केंद्र कौन है? दूल्हा। सब किसको देखने जाते हैं? और इसमें दूल्हा है ही नहीं, लोग बारात देखने आ रखे हैं। आज रात आए, बारात की विदाई कल होगी, पर रात भर क्या होगा? तो यहाँ आज पूरी रात क्या करना है भाई साहब, यहाँ कुछ तो होना चाहिए ना। तो वधू पक्ष के जो लोग हैं, सारे गांव के लोग खड़े हो रखे, चलो रे, दूल्हा तो है ही नहीं इसमें, तो किसको देखेंगे? तो सुनो, बारात में आने वाले ये जो लोग होते हैं बाराती, इसको हमारे राज्य में कहते हैं पौड़ा। पौड़ा सुना है तुमने? जो बाराती होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इस शादी में दूल्हा तो है ही नहीं, सिर्फ कौन है? तो अब ये पौड़ा लोग क्या करें? कुछ नहीं होना, ये एक गजब की शादी है। इस शादी में जयमाला होनी नहीं, जयमाला कहां से होगी? दूल्हा है ही नहीं, कुछ नहीं होगा, मतलब फेरे पूरे कुछ नहीं होगा। हम आज रात 8 बजे यहाँ पहुंच गए, हमने कल सुबह निकलना है भाई यहाँ से 4-5 बजे, तब क्या करें? तो कुछ ना करें, तो ये नाचते रहते फिर ये, तब उस नृत्य को क्या बोलते हैं? आप जरा गूगल पे एक बार देखना, बड़ा गजब का नृत्य होता है। शादी में कुछ तो आकर्षण होना चाहिए। तो जिस समय दमोला विवाह होता है ना, तो दमोला विवाह में ये जो पौड़ा है, पौड़ा पौड़ा मतलब होता है बाराती, अब ये नृत्य करते बहुत गजब का। तो गांव वाले इन्हीं को देखते रहते, वाह रे वाह, वेरी गुड पौड़ा भाई, बहुत बढ़िया नाच रहा था ना। तो दमोला विवाह के समय कौन सा नृत्य जो है वह भोटियाओं में किया जाता है? पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है। पौड़ा बड़ा फेमस नृत्य होता है, ढोल दमाओं के साथ किया जाने वाला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य। तो पौड़ा किसका नृत्य है? तो भोटिया जनजाति का नृत्य, जो विवाह के अवसर पर, शुभ अवसरों पर इस नृत्य को करते हैं। तो पौड़ा नृत्य हो गया। फिर पौड़ा नृत्य होने के बाद अगली सुबह हुई, अगली सुबह आप दुल्हन को लेके जाएंगे, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि बिना दूल्हे का दुल्हन आप लेकर के जा रहे हो। तो अब जब दुल्हन को लेकर के जा रहे होते ना, तो दुल्हन को ले जाते समय दूल्हे की फैमिली के बीच और दुल्हन की फैमिली के बीच एक स्वांग युद्ध होता है, नकली युद्ध, जिसमें दुल्हन वालों को ही हारना होता है और फिर जाके वो दुल्हन को लेकर के जाते हैं। अब सब चीज छोड़ो और मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। ये तो बेसिक है कि भोटिया जनजाति में विवाह कितने प्रकार के? 2, तत्सत और दमोला। और दमोला विवाहों में कौन सा नृत्य होता है? ये तो बेसिक बात है। मुझे मेन प्रश्न का उत्तर बताओ। यदि तुम होते भोटिया जनजाति में और आपको पता होता कि व्यापारिक यात्रा पर जाते हुए आपको बोला घर वालों, जा बेटा व्यापारिक यात्रा पे, तुम निकले, फिर आए तुम 5 साल बाद घर, और घर में बैठा हुआ एक दमोला पहले से, ऐसा होता जो ना, मम्मी ये कौन है? अगर कौन है? तेरी बीवी है भाई। अगर बीवी तुम्हारा मनपसंद निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो यार मेरी एब्सेंट में आपने शादी कर दी, कोई बात नहीं। पर सच में हुआ जो दमोला ही, तो कौन है ये दमोला? भाई ये क्या ला गए भाई ना, मनपसंद की ना हुई दुल्हन तो डरेगा ना आदमी। अब यार मम्मी क्या कर दिया भाई, मैं तो गया था व्यापार करने, अब यार मेरे से पूछा, अब हो गया। दूसरी बात सुनो, भोटिया जनजाति में एक पत्नी की प्रथा है प्राचीन काल से, बहुपत्नी प्रथा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पत्नी पसंद नहीं आई तो दूसरा विवाह कर सकते, ना जी, संधि विच्छेद नहीं होता, तलाक के अधिकार सामान्यता नहीं दिए गए। तो बड़ी दिक्कत है ना।
तो अब आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी उम्र 15 हो, 16 हो या 18 हो, व्यापारिक यात्रा पर जाने से अब दो ऑप्शन है, या तो यात्रा से आने के बाद विवाह करो या पहले ही कर लो। कौन सा ज्यादा बेटर है? पहले ही कर लो ना। हाँ, क्यों बोला डर रहा है भाई, दमोला ना हो जाए ना, भरोसा नहीं, पता चला मैं गया और उधर दमोला विवाह कर दिया। इसलिए व्यापारिक यात्राओं पर जाने से पहले ही भोटिया जनजाति में विवाह कर लिए जाते हैं सामान्यता। लेकिन विवाह में एक प्रथा को बहुत विशेष तौर पर भोटिया, देखो एक अच्छी प्रथा उनके यहाँ पर सौका क्षेत्र में प्रचलित थी कि आज के समय पर देखो, जैसे करंट एक बड़ी प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन निकलेगा। आज के समय जनरली आप देखोगे ना, तो ऐसा देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में इस समय तलाक के मामले पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं भारतवर्ष में। अब आप देखो, पुराने जमाने में जब हमारे मम्मी पापा लोग रहे होंगे, तो उस समय विवाह जो है ना वो अपनी पसंद से नहीं होता था। इवन दूल्हा दुल्हन को देखेगा भी नहीं, तभी विवाह हो जाते थे ना। और उनके शादी के रिश्ते ना पूरे जीवन काल चलते रहे अधिकांशतः। आप पर्वतीय समाज में देखते हो तलाक ना के बराबर, बहुत ना के बराबर। मेरे गांव में आज तक नहीं हुआ, आज तक के इतिहास में हुआ ही नहीं भाई, पता ही नहीं है किसी को। तो वो बिना पसंद का विवाह है, बिना देखे हुए विवाह है, फिर भी कई वर्षों तक टिक गया। आज के समय व्यक्ति दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को बढ़िया तरीके से देखते हैं, भली भांति प्रयोग भी करते हैं, देखते भी है ना कैसा व्यवहार का व्यक्ति है, कैसा है। और फिर एक फाइनल स्टेज में आने के बाद आदमी ये डिसाइड करता है, ठीक है एग्री है भाई, मैं शादी को तैयार हूं, लड़की ने कहा मैं शादी को तैयार हूं। एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, और उसके बावजूद भी तलाक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें जब रिसर्च करी गई तो सबसे बड़ी बात क्या समझ में आई कि जिस व्यक्ति, जो दो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ विवाह कर रहे हैं, तो क्या होगा कि शादी से पहले ना भले ही ये एक दूसरे को कितना ही मिलते हो, पर ये 24 घंटे एक साथ स्पेंड तो करते ही नहीं है, पूरा 24 घंटे थोड़े एक साथ रहते हैं। अब एक लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों एक दूसरे को मिले, कितना देर के लिए मिल रहे हैं? मान लो ये आदमी आपको 5 घंटे के लिए मिल रहा है, 10 घंटे के लिए मिल रहा है, पता है ये एक लिमिटेड टाइम है। इतने समय के लिए नाटक करना बहुत आसान बात है, बहुत साधारण सी बात है। अगर आप किसी व्यक्ति को मिलोगे पहली बार या दूसरी बार या किसी भी बार, तो आप सामने वाले व्यक्ति के सामने अपना अच्छा चेहरा दिखाना चाहोगे कि बुरा? अच्छा, हर कोई व्यक्ति अच्छा ही चेहरा दिखा देता है। तो साधारणतया कोई आदमी किसी को 5 घंटे मिल रहा है, 10 घंटे, 1 महीना मिला, 2 महीना मिला, ये छोटा समय है। और इस छोटे समय में सामने वाले व्यक्ति का वास्तविक चेहरा उसके सामने नहीं आ पाता है। लड़के को ये पता नहीं चल पाएगा लड़की कैसी है, और लड़की को ये पता नहीं चल पाएगा कि लड़का कैसा है। ये पता तो तब चलेगा भाई जब विवाह हो जाएगा, जब शादी हो गई और शादी के बाद विवाह के बंधन में ये बंध गए, तब उनको समझ आएगा कि इसका वास्तविक स्वभाव है कैसा। जब वो साथ रह गए ना साल 1.5 साल, और साल 1.5 साल साथ रहने के बाद उनको समझ आया यार ये तो बेकार आदमी है, नाटक करता था एक नंबर का, ये मूल रूप से वैसा है ही नहीं। अब वो इस शादी के रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, तो वो तलाक के रिश्ते में आ गए, उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। सामान्यतः ये देखा गया है कि तलाक करने वाले अधिकांश लोग एक बार तलाक होने के बाद दोबारा विवाह के प्रति वो विश्वास बना ही नहीं पाते। अब उनका विश्वास ही नहीं होगा, वो अगले आदमी को उसी शक की तरह देखेंगे। इसलिए भोटिया जनजाति में विवाह से पहले ही ये स्थितियां पैदा ना हो, इसलिए प्राचीन काल में ही ये व्यवस्था कर दी जाती कि कोई व्यक्ति यदि व्यापारिक यात्रा पर जा रहा है तो उससे पहले वह अपने जीवन साथी का चयन कर ले। एक दिन में नहीं, खूब कई सारे दिनों तक, कई महीनों तक अपने जीवन साथी के साथ रहने के बाद अगर उसको लगता है कि ये जीवन जीने योग्य है तो वो उससे विवाह कर ले, अन्यथा वो विवाह तोड़ भी सकता है। तो उस व्यवस्था को रंगभंग, आपने नाम सुना होगा, युवा आवासीय गृह बनते थे रंगभंग, तो रंगभंग की व्यवस्था के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं कुमाऊं में की जाती थी प्राचीन काल में। और 2-4 टॉपिक और कल की क्लास में करते हैं, आज आप इतना टॉपिक कर लो। चलो।